अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। इसको हम मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस बुक के अंदर फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड और बाकी बोर्ड के कंटेंट को इकट्ठा कर दिया गया है ताकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। ये वो सारे के सारे कोर्स कंटेंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये बुक किप्स एकेडमी की बुक है और वीडियो क्रेडिट किप्स एकेडमी को ही जाता है। आप इस बुक को किप्स एकेडमी से परचेज भी कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस। बायो एनर्जेटिक्स की हम बात करते हैं तो कोई भी जिंदा जानदार ग्रो नहीं कर सकता एनर्जी की सप्लाई के बगैर। तो जानदारों में मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन होगी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन। इसे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब जमीन के ऊपर एनर्जी का जरिया क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको शुगर की शक्ल में स्टोर किया जाता है। अब जमीन पर अब इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब जमीन पर जब फोटोसिंथेसिस शुरू हुई तो आस्ता आस्ता ऑक्सीजन इकट्ठा होना शुरू हो गई। जब बहुत सारी फ्री ऑक्सीजन हो गई तो तब फिर सेलुलर रेस्पिरेशन इवॉल्व हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, यानी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। उस एनर्जी से एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि सेल एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। अब एटीपी एक केमिकल लिंक है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान। क्यों? देखें, कैटाबोलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को तोड़कर एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। अब सेल क्या करता है? एनाबोलिज्म के दौरान एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने कार्बोहाइड्रेट, अपनी प्रोटीन और अपने लिपिड्स बनाता है छोटे मॉलिक्यूल से। तो यानी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान केमिकल लिंक क्या हुआ? एटीपी। एटीपी की मदद से ये दोनों प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड कार्बन के और हाइड्रोजन के, इनको कन्वर्ट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के अंदर, और इसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है इस सारे प्रोसेस को चलाने के लिए। तो लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसी वजह से इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इसका रिएक्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है ग्लूकोज के अंदर, जबकि वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के अंदर। तो जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, इसके रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट आ जाती है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ जाती है। अगर हम देखें तो वाटर दोनों तरफ अपीयर हो रहा है, एक तरफ 12 वाटर के मॉलिक्यूल और एक तरफ 6 वाटर के मॉलिक्यूल, लेकिन जो नेट यील्ड है ना वाटर की, वो हमारे पास हासिल नहीं होती, यानी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, लिहाजा देयर इज़ नो नेट यील्ड। तो हम इसके इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, यानी 12 की बजाय 6 वाटर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, वो जो 6 बन रहे हैं उनको माइनस करके। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। देखिए ना, ऊपर ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, नीचे रेस्पिरेशन की देखें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वही रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं। यानी आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और रेस्पिरेशन के दौरान फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस होती है डे टाइम में, जबकि रेस्पिरेशन होती है डे एंड नाइट, हर वक्त हो रही है रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वो कह रहा है कि जब डार्कनेस, जब रोशनी नहीं होती तो प्लांट सेल रेस्पिरेशन करता है और उस रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। लेकिन वो कह रहा है डॉन एंड डस्क, यानी जब सुबह और शाम के वक्त रोशनी थोड़ी होती है तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। किस वक्त? डॉन एंड डस्क के वक्त। यानी इन्वायरमेंट से देयर इज नो नेट गैस एक्सचेंज। इन्वायरमेंट से पौधा ना ऑक्सीजन ले रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन ले रहा है, ना ऑक्सीजन दे रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती है, सुबह के वक्त सूरज की रोशनी तेज होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तेज होता है और फिर ऑक्सीजन जो सी है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होकर भी बच जाती है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। इसी तरह रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल तो होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो चुका होता है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो पौधा इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ लाइट एंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। अब सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएंट की फॉर्म में होती है और जो फुल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूनिवर्स में उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन उनमें से
प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिर्फ खास लाइट को जज़ब कर पाते हैं जिसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, जिसकी रेंज 380 से 750 नैनोमीटर तक होती है। लाइट वेव्स और पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। अब लाइट की फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिवनेस यानी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं, यानी मुख्तलिफ पिगमेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लिहाजा वो जो ईच यानी हर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई है उसकी अपनी इफेक्टिवनेस है फोटोसिंथेसिस में, यानी उसका फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार है। लेकिन पौधे पे जितनी भी लाइट गिरती है ना सूरज की, वो सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, सिर्फ 1% उसका एब्जॉर्ब होता है, बाकी रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। तो लाइट के दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने कितनी रेंज की वेवलेंथ को जज़ब किया है। तो ये हमें स्पेक्ट्रम उनकी रिलेटिव एब्जॉर्प्शन बताता है, यानी निस्बतन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन का रेट सेम नहीं होता। जैसा कि जो मेन फोटो रिसेप्टर हैं क्लोरोफिल ए और बी, ये ज़्यादातर वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड की रेंज को ज़्यादा जज़ब करते हैं। नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में क्लोरोफिल ए जबकि ब्लू कलर में क्लोरोफिल बी का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये 400 से 470 नैनोमीटर और 630 से 670 नैनोमीटर की रेंज को यहाँ पे देखें, ये ज़्यादा जज़ब कर रहे हैं। जबकि दूसरा पिगमेंट कैरोटीनाइड्स, इसको अगर हम देखें तो ये 430 से 500 नैनोमीटर की रेंज को ज़्यादा जज़ब कर पा रहा है। ये ब्राउन कलर में आपको कैरोटीनाइड का ग्राफ नज़र आ रहा है। अब इस क्रिटिकल थिंकिंग वाले MCQ को हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं ग्राफ जो कि रिलेटिव इफेक्टिवनेस को बताता है। देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें रिलेटिव एब्जॉर्प्शन बताता था, जबकि ये ग्राफ बताता है कि किस वेवलेंथ की जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में कितना इस्तेमाल हुई, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था वो TW एंगलमैन ने 1883 में बनाया था, जब वो स्पायरो जायरा पे काम कर रहा था। अब हम एक्शन स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, कि एक पौधे को हम इल्यूमिनेट करें, यानी उसको रोशनी दें मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और फिर हम ये देखें कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कितना कंज्यूम किया है और ऑक्सीजन कितनी रिलीज़ हुई है। मसलन आप एक पौधे को रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट दें और फिर उसको थोड़ी देर बाद येलो दें, तो आप देख लेंगे कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। तो जिसमें ज़्यादा हुई होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। जैसा कि एनालिसिस किया गया, जब तजर्बात किए गए तो ये देखा गया कि जो ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में। जब पौधे को ये दो रोशनियाँ दी जाती हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो इसका मतलब है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा अपीयर होता है। यहाँ पे ये एक्शन स्पेक्ट्रम का आप ग्राफ देख सकते हैं। अच्छा, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का, नॉर्मली वो कहता है कि सेम पीक्स और सेम वैलीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वैली और पीक देखें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम पीक कहते हैं, जबकि नीचे वाला हिस्सा वैली इसे कहलाता है। यानी एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों के ग्राफ को कंपेयर करें तो सेम पीक्स और सेम वैलीज हैं, लेकिन वो कह रहा है ये पैरेलल नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस बाज़ हिस्सों में ज़्यादा होती है निस्बतन एब्जॉर्प्शन के, यानी लाइट वहाँ पे लगता है कम एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। ये कैसे होता है? जैसा कि वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस 500 से 600 नैनोमीटर की रेंज है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है एब्जॉर्प्शन की निस्बत। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें नज़र आ रहा है कि लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। ये क्यों होता है? ये होता है एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से। यानी वहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को जज़ब कर लेते हैं और फिर उसको रिएक्शन सेंटर में भेज देते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो। तो वो जो लाइट का यानी वो जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस है ना, वो एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से आता है। अब वो कह रहा है जब हम इक्वल इंटेंसिटी देते हैं किसी प्लांट को तो रेड लाइट ब्लू की निस्बत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, यानी रेड लाइट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं, एक तरफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक तरफ एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पीक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन की नैरो होती है और जो एक्शन है उसकी ब्रॉडर होती है। वैली की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ब्रॉड वैली होती है और डीप होती है, जबकि एक्शन की नैरो और डीप भी नहीं होती। अब हम पीछे क्रिटिकल थिंकिंग वाला MCQ देख लेते हैं। उसको अगर हम देखें तो वो कह रहा है स्टेटमेंट फिगर शोज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल एंड एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाई दे आर डिफरेंट। अब वो कह रहा है कि क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं,
ये डिफरेंट क्यों हैं, इनकी पीक्स और वैलीज डिफरेंट क्यों हैं? तो इसके बाकी ऑप्शन देखेंगे तो आप इनकरेक्ट हैं। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ना इसका, अदर पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए, ये ऑप्शन ठीक है। जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होने की वजह ये है कि जो दूसरे पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वो लाइट जज़ब करके रिएक्शन सेंटर को देते हैं और फिर वो उस लाइट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा अपीयर होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की निस्बत। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब पिगमेंट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वो सारी की सारी वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो जाती है ना पिगमेंट से, वो डिसअपीयर हो जाती है, यानी नज़र नहीं आती। तो आप कह सकते हैं कि ख़ास पिगमेंट सिर्फ उसी वेवलेंथ को शो करता है जो कि रिफ्लेक्ट हुई है। मसलन आपको पत्ते का रंग सब्ज नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है सब्ज जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी वजह से नजर आ रही है। और वो सारे के सारे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम ग्रेना भी कहते हैं, और जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है। हायर प्लांट्स में मेजर दो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल पानी में नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफिल की इकसाम में ए, बी, सी और डी मौजूद हैं, जबकि ये जो ए, बी, सी और डी हैं ये प्लांट्स और अल्जी के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया में ये नहीं होते। बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मौजूद होता है। अब ये जो क्लोरोफिल हैं ये मेनली वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड रेंज की वेवलेंथ को ये जज़ब करते हैं, जबकि ग्रीन, येलो और इंडिगो वेवलेंथ को ये लीस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उनको ये ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यू आएगा कि वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ ज़्यादा जज़ब होती हैं मेनली, जबकि ग्रीन, येलो और इंडिगो लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं। इस साइड बॉक्स में क्रिटिकल कंसेप्ट को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर ये हेड नजर आ रहा है और नीचे ये टेल नजर आ रही है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड एक फ्लैट, स्क्वायर और लाइट एब्जॉर्बिंग कम्प्लेक्स है जिसमें पोरफिरिन रिंग होती है। वो पोरफिरिन रिंग मुश्तमिल होती है टेट्रापायरोल यानी 4 पायरोल रिंग्स पर। अब कह सकते हैं वो जो 4 पायरोल रिंग्स है ना, उन्हीं को कलेक्टिवली हम पोरफिरिन रिंग कहते हैं। और उस रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है और बाकी चारों तरफ नाइट्रोजन एटम होते हैं। अब मैग्नीशियम एटम की दो साइड्स चेन होती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, दो साइड चेन है, एक ये एसिडिक चेन है और एक ये हाइड्रोकार्बन चेन आपको नजर आ रही है। इनको हम डिस्कस करते हैं। अब हेड रीजन एक्सपोज होता है थैलाकॉइड की सरफेस पे, यानी सरफेस पे थैलाकॉइड की जो क्लोरोफिल का हिस्सा नजर आ रहा है ना, वो हेड नजर आ रहा है, जबकि उसकी टेल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। अब वो कह रहा है जो हीम पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन का, यानी रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होती है, उसके हीम पोर्शन में भी सेम पोरफिरिन रिंग होती है जो कि क्लोरोफिल में है। लेकिन हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन में दरमियान में आयरन एटम होता है मैग्नीशियम की बजाय, क्योंकि क्लोरोफिल के पोरफिरिन रिंग में तो सेंटर मैग्नीशियम है, जबकि हीमोग्लोबिन की जो पोरफिरिन रिंग है उसके सेंटर में आयरन होता है। अब हम उसकी दो चेन की बात कर लेते हैं। एक होती है एसिड चेन जिसमें मिथाइल ईस्टर होता है, जबकि दूसरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है जिसको हम फाइटोल टेल कहते हैं। वो फाइटोल टेल किसी एक पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है और फाइटोल के अंदर कार्बन 20 होते हैं और हाइड्रोजन 39 होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, धंसा होता है इसी हाइड्रोफोबिक टेल की मदद से। यानी आप कह सकते हैं जिस तरह एक दरख्त अपनी जड़ों के जरिए जमीन के अंदर धंसा होता है ना, तो ये जो टेल है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जबकि उसके ऊपर जो नजर आ रहा होता है ये सब्ज कलर का हेड नजर आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने दरख्त जमीन पे लगाया हो ना, ऊपर से देखें तो जंगल में आपको सब्ज रंग नजर आ रहा है, वो किसकी वजह से? दरख्त की कैनोपी की वजह से। तो इसी तरह थैलाकॉइड आपको मेम्ब्रेन ग्रीन नजर आती है क्लोरोफिल के हेड की वजह से। नेक्स्ट हम क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हम ये एक टेबल डिस्कस करते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस बता रहा है। तो हम एक तरफ क्लोरोफिल ए है, दूसरी तरफ क्लोरोफिल बी। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्लोरोफिल बी का। फंक्शनल ग्रुप देखें तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे देखें सेम फार्मूला होता है, क्लोरोफिल ए है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन अगर क्लोरोफिल बी होगा तो उसमें मिथाइल की जगह कार्बोनाइल ग्रुप होगा।
नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस देखें, ऑकरेंस की बात करें तो क्लोरोफिल ए ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी तमाम प्लांट्स और तमाम ग्रीन अलजी में मौजूद होता है सिवाय बैक्टीरिया के, यानी बैक्टीरिया में ये नहीं होता क्योंकि हम देख चुके हैं उसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बी भी ए ही की तरह तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन अलजी और ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है सिवाय बैक्टीरिया के। फॉर्म्स यानी इकसाम की बात करें तो क्लोरोफिल ए की हम इकसाम पढ़ चुके हैं, ए बी सी और डी, जो कि बिलतरतीब ये 670, 80, 90 और 700 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को जज़ब करती हैं, जबकि क्लोरोफिल बी की इस तरह की कोई फॉर्म्स नहीं होती। क्लोरोफिल ए के कलर की बात करें तो ये ब्लू ग्रीन कलर होता है। याद रखें ये क्लोरोफिल ए का अपना कलर है, ना कि ये इस वेवलेंथ की लाइट को जज़ब करता है, तो ये इसका अपना कलर है, जबकि क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो येलो ग्रीन होगा। नेक्स्ट कैरोटीनाइड्स की बात करते हैं, जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। केमिकली ये टर्पिनाइड्स लिपिड होते हैं, इनमें येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वायलेट रेंज की वेवलेंथ को। कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी इन दोनों को हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, यानी ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि जज़बशुदा लाइट को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर क्लोरोफिल ए फिर लाइट रिएक्शन में हिस्सा लेता है और उस लाइट से फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी बनाता है। तो ये बिलीव किया जाता है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र का सीक्वेंस है, सबसे पहले जो कैरोटीनाइड्स हैं वो एनर्जी को, लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी फिर क्लोरोफिल ए को लाइट ट्रांसफ़र कर देते हैं और क्लोरोफिल ए फिर उस जज़बशुदा लाइट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। कैरोटीनाइड्स की 2 टाइप्स होती हैं, 2 इकसाम होती हैं, एक कैरोटीन्स और एक ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स की बात करें तो ये ऑरेंज रेड पिगमेंट्स होते हैं, यानी ऑरेंज रेड इनका अपना कलर होता है और ये इनका सिंगल यूनिट आइसोपिरिनाइड यूनिट है और ये तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट में मौजूद होते हैं। और जो मोस्ट वाइड स्प्रेड कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन्स हैं। याद रखें कैरोटीन्स का लफ्ज़ कैरेट से लिया गया है क्योंकि ये पिगमेंट कैरेट के अंदर भी मौजूद होते हैं, इनका कलर रेड होता है, यानी ऑरेंज रेड, यानी रेडिश से ज़्यादा होता है। ज़ैंथोफिल की बात करें तो ये येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, यानी इनका कलर येलो टू ऑरेंज होता है। कैरोटीन्स का क्या था, ऑरेंज रेड। और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं कैरोटीन के, कैरोटीन्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। ल्यूटिन और जियाजेंथिन 2 प्राइमरी ज़ैंथोफिल हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूसरे फूड्स जैसा कि एग्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब ऑटम सीजन में जो लीव्स का कलर येलो हो जाता है वो ल्यूटिन की वजह से होता है। ज़ैंथोफिल जो ब्राउन अलजी में मौजूद होता है उसको हम फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। नेक्स्ट कैरोटीनाइड्स यानी एसेसरी पिगमेंट्स की अगर हम फंक्शन की बात करें ओवरऑल तो ये ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी खुद तो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते लेकिन एनर्जी जज़ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं और क्लोरोफिल ए फिर उससे फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा काम है इसका प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल को तेज लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं और लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डेसिपेट कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये हमारी ह्यूमन आइज के अंदर भी होते हैं कैरोटीनाइड्स, जो कि हमारी आंखों को भी प्रोटेक्शन देते हैं इंटेंस लाइट से। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन दरअसल पानी से आती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर ऑक्सीजन बनाता है और वही ऑक्सीजन फिर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और जानदार उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, इस चीज़ को डिस्कवर किया था 1913 में वैन नेल ने, जब उसने हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट स्प्लिट वाटर, यानी पौधे पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी पौधों का मकसद होता है पानी को तोड़कर हाइड्रोजन लेना और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब वैन नेल ने उसका जो हाइपोथेसिस था वो बेस करता था इन्वेस्टिगेशन ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहा था और वो बैक्टीरिया क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट बनाते थे कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे क्योंकि वो बैक्टीरिया पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे और हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़कर हाइड्रोजन तो ले लेते थे लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी, सल्फर रिलीज होती थी, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि पौधों में भी जब पानी टूटता है तो पौधे पानी को तोड़कर हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब उस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया गया 1914 के अंदर जब एक बायोलॉजिकल ट्रेसर ऑक्सीजन का डिस्कवर हुआ, ऑक्सीजन 18 वाला। वैसे जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16 होता है, जबकि ये जो ट्रेसर डिस्कवर हुआ इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन 18 था। तो ये ऑक्सीजन का एक हैवी आइसोटोप है। तो रिसर्चर ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, उसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप दिया, इसी तरह वाटर भी प्रोड्यूस किया जिसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया। तो इन दोनों को 2 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया।
पहले ग्रुप में उन्होंने जो वाटर प्रिपेयर किया उस पानी को बनाने के लिए ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप दिया 18 वाला, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल आइसोटोप ऑक्सीजन 16 वाला दिया गया। तो जब इसमें आप कह रहे हैं कि पौधे को ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया गया फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उस दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन 18 वाली। तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि ये ऑक्सीजन 18 वाली किसके पास थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो नहीं थी, ये तो वाटर के पास थी। जबकि कंट्रोल के तौर पर जो दूसरा सेकंड ग्रुप था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन 18 दिया गया। तो जब फोटोसिंथेसिस को अलाउ किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है वो नॉर्मल आइसोटोप वाली है। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल से आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का सोर्स है और इसी कार्बन से पौधा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इसी वजह से हम पौधों को ऑटोट्रोफ कहते हैं कि वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनती है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होता है जिसमें एटीपी और NADH की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और उससे फिर शुगर बनती है। तो अब कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जो 10% फोटोसिंथेसिस है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, खुश्की के पौधे करते हैं, और बाकी की जो फोटोसिंथेसिस है वो ओशन, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में होती है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो पानी में डिसॉल्व होती है CO2 की शक्ल में, बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में, या सॉल्युबल कार्बोनेट्स की शक्ल में, जो कि पानी में ही डिसॉल्व होते हैं और ये कार्बन के सोर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, यानी हमारी एटमॉस्फेयर में 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और यही पौधों के लिए कार्बन का सोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग में MCQ दिया हुआ है, इसको देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन कंपाउंड्स अकर ड्यूरिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टूट भी रहा है, ऑक्सीजन गैस भी बन रही है और कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज भी बन रहा है, तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट्स। अब पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के जरिए इंटर होती है और अंदर आके जो मीजोफिल सेल की सेल वॉल है ना, उसमें पानी होता है, उस पानी में वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है और वहीं से फिर वो स्टोमेटा के अंदर आ जाती है। स्टोमेटा वो ओपनिंग्स होती हैं जो पत्ते की सरफेस पे मौजूद होती हैं, एक को स्टोमा कहते हैं और कोलेक्टिवली स्टोमेटा कहते हैं। और देयर नंबर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूजेस इनटू द लीफ, यानी जितने स्टोमेटा होंगे उतनी ही गैस डिफ्यूज होगी। और स्टोमेटा पत्ते का 1 से 2% हिस्सा जो सरफेस एरिया है वो उसको कवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा यानी इनफ कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं कि वो डिफ्यूज हो सके। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री डिपेंड करती है स्टोमेटा की ओपनिंग पर, और स्टोमेटा यानी एक को हम स्टोमा कहते हैं, स्टोमा की ओपनिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल पर। गार्ड सेल का खास स्ट्रक्चर होता है और अपने स्ट्रक्चर की वजह से वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो स्टोमेटा एडजस्टेबल पोर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं दिन के वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और रात को वो बंद हो जाते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिस्टम। अब फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में होती हैं। यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ग्लूकोज में, जबकि वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली नजर आ रहा है। इसके 2 स्टेप होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है लाइट डिपेंडेंट को और लाइट इंडिपेंडेंट को। हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसमें लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP और NADP को कन्वर्ट किया जाता है ATP और NADPH में, यानी ये हाई एनर्जेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल इनपुट होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आउटपुट होता है। जबकि डार्क रिएक्शन की बात करें, इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाई जाती है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है। और इसमें एनर्जी कहाँ से इस्तेमाल होती है? वो एनर्जी ATP और NADPH की इस्तेमाल होती है जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी। अब ये रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है, जबकि लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। अब इसको डार्क रिएक्शन इस वजह से नहीं कहते कि ये अंधेरे में होता है, बल्कि इसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं है।
अब एटीपी और एनएडीपीएच दिन के वक्त ही अवेलेबल होती है ना, क्योंकि लाइट रिएक्शन दिन के वक्त हो रहा है, तो लिहाजा केल्विन साइकिल भी दिन के वक्त ही चलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर की जो फॉर्म बनती है सबसे पहले वो होती है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वाली फॉर्म इसकी बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं एक क्लस्टर की शक्ल में, जिसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं। अब ये फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब फोटो सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक होता है रिएक्शन सेंटर। इस डायग्राम में देखें तो आपको ये जो ग्रीनिश पोर्शन है सारा, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, जबकि ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये रिएक्शन सेंटर है। एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटिनाइड्स और इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है। और फिर कैरोटिनाइड्स को जो किसमें ज़ेंथोफिल वगैरह हम पढ़ चुके हैं, वो सब के सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। और ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बल्कि ये पिगमेंट्स एनर्जी को जज़ब करके उसको चैनलाइज करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे देखें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे देखें ये क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिंक्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, और फिर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी बनाती है केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए, जिसको हम नेक्स्ट देखेंगे। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम की दो किस्में हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, और इनका नाम जो है वो इसकी डिस्कवरी की बुनियाद पर दिया गया है, इनकी अरेंजमेंट की बुनियाद पर नहीं है। यानी फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ होगा और फोटो सिस्टम 2 बाद में। फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो 700 नैनोमीटर की रेंज को लाइट को जज़ब करता है, लिहाजा इसे P700 भी कहते हैं। जबकि फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल की किस्म है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को जज़ब करती है, लिहाजा इसे P680 भी कहते हैं। अब क्लोरोफिल ए जो खुद लाइट जज़ब करता है उसकी तो नैरो वेवलेंथ यानी थोड़ी सी लाइट को जज़ब करता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कैसे करता है? बाकी जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट होते हैं ना, वो इसकी नैरो वेवलेंथ को क्या करते हैं? लार्ज करते हैं, यानी वो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको ये बढ़ा देते हैं, सॉरी एक्शन स्पेक्ट्रम को बढ़ा देते हैं। तो मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो पास कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है। और वो सारी एनर्जी जो क्लोरोफिल ए के पास पहुंचती है वो इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन लो टू हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और फिर वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं और पीछे से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसको ध्यान में रखिएगा कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफ़र हो रही है ये रेजोनेंस के जरिए हो रही है, रेजोनेंस के जरिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एंटीना कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और उसमें हमारे पास NADPH2 और ATP बनते हैं। NADPH2 के पास रिड्यूसिंग पावर होती है, जबकि ATP के पास एसिमिलेटरी पावर होती है। तो ये दोनों कैसे बनते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन को पंप किया जाता है। अब ATP के बनने के प्रोसेस को, यानी जब लाइट की एनर्जी की मदद से ATP बनेगी तो उसे हम फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं, लाइट यानी फोटो। और वो ATP कैसे बनेगी उसके मैकेनिज्म को केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो सा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो ATP का बनना है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के 2 स्टेप हैं, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन और साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब ये हायर प्लांट्स में होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नॉन साइक्लिक वे में होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है और गुजरने के दौरान फिर वो ATP बनाता है। अब वो नॉन साइक्लिक पाथवे से गुजरता है, इसी वजह से इसको हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं और इसको नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। और अब आगे हम उसकी डायग्राम अगर देखें ना नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की, तो वो Z शेप की है, तो इसी वजह से इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। ये क्रिटिकल कंसेप्ट वाला बॉक्स देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तमाम मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है एक ही मैनर में, तो उसी के दौरान ATP बनती है, यानी एनर्जी खारिज होती है और उसे ATP बनाई जाती है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का। अब ये सारी की सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी सारी मैकेनिज्म है, उसका हिस्सा है, थ्योरी है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक दफ़ा पढ़ लें। एक ही दफ़ा मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये रियल टाइम में डायग्राम इसकी दी हुई है जहाँ पे नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती है। ये कहाँ पे होती है? ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो इसको इस डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पास डायग्राम है। तो सबसे पहले लाइट जो फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, जिसमें P680 यानी 680 नैनोमीटर की रेंज की लाइट, तो उस फोटो सिस्टम में लाइट एनर्जी की मदद से क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है, यानी क्लोरोफिल का जाहिर बात है जो रिएक्शन सेंटर है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएंगे,
तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, क्योंकि उसकी रिडक्शन हो गई है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो वहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना वो स्प्लिट करेगा। पानी के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के नतीजे में 2 प्रोटॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देंगे और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा। यानी ये जो आपको नजर आ रही है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। मसलन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लास्टोक्विनिन। ये प्लास्टोक्विनिन के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं। तो प्लास्टोक्विनिन से इलेक्ट्रॉन यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनिन के पास आएगा, वहाँ से फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के भी मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, जिसमें साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम F होता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन पंप के तौर पे काम करता है। यानी यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा होगा कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो एटीपी बनती है, लेकिन वो बनती है केमियोस्मोसिस के जरिए, यानी डायरेक्टली एटीपी नहीं बनती। बल्कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोमा से उठाकर थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में ले आता है। यानी लोअर टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को ले आता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके। यानी लोअर टू हायर पोटेंशियल पे प्रोटॉन को ले आया जाता है। कौन लाता है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उस इलेक्ट्रॉन की, यानी जो गुजर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में, ये इलेक्ट्रॉन फिर एक और एंजाइम, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, इसका नाम है एटीपी सिंथेज। वो इलेक्ट्रॉन फिर इस एंजाइम से गुजरते हैं और इस गुजरने के दौरान वो एटीपी बनाते हैं। तो उस एटीपी सिंथेज से गुजरने के दौरान एटीपी बनती है, और ये एटीपी बनती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसी वजह से इसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। यानी केमियोस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनती है इलेक्ट्रॉन की हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मूवमेंट की वजह से। तो ये केमियोस्मोसिस में एटीपी बनती है। तो एटीपी यहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट एटीपी नहीं बना रहा, बल्कि केमियोस्मोसिस के जरिए एटीपी बना रहा है। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे जाता है प्लास्टोक्विनिन के पास, प्लास्टोक्विनिन से फिर वो फोटोसिस्टम 1 के पास आ जाता है। अब फोटोसिस्टम 1 पे वो अब फोटोसिस्टम 1 की बात करें तो यहाँ पे अलहदा से जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 एक्साइटेड होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन होल बन जाता है ना, उसको इधर वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देता है। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएंगे। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाहिर बात है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। यहाँ पे फेरिडॉक्सन होगा, फेरिडॉक्सन से NADP रिडक्टेज होता है। NADP रिडक्टेज क्या करता है? NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में 2 कंपाउंड बन रहे हैं, यहाँ पे ATP बन रही है और यहाँ पे NADPH बन रहा है। तो अगर आप टोटल इसका पैसेज देखें, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, फोटोसिस्टम 2, वहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1, फिर वहाँ से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहाँ से फेरिडॉक्सन, और फिर आखिर में NADP रिडक्टेज के पास इलेक्ट्रॉन आता है। और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? NADPH+H, ATP और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना, ये बनती है केमियोस्मोसिस। यानी यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन गुजरता है ना, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है आखिर में। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं हम साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अब देखें, जब किसी भी प्लांट सेल के पास ATP की कमी हो जाए तो उस ATP की कमी को दूर करने के लिए सेल क्या करता है? नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फास्फोरिलेशन पे शिफ्ट हो जाता है। अब साइक्लिक फास्फोरिलेशन को अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखें तो इसमें क्या होता है, ये जो फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अगर इस वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी फेरिडॉक्सन से NADP रिडक्टेज की तरफ जाता है, तो यहाँ पे तो NADPH बनेगी, लेकिन NADPH तो प्लांट सेल के पास पहले ही ज़्यादा है। तो यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो इलेक्ट्रॉन इस फेरिडॉक्सन के पास आता है, और फेरिडॉक्सन से आगे NADP रिडक्टेज के पास जाने की बजाय वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरता है तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हमें पता है ये प्रोटॉन पंप के तौर पे काम करती है, और वो प्रोटॉन को पंप करती है, तो वहाँ से फिर ATP बनती है केमियोस्मोसिस के जरिए, और इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से दोबारा प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1, दोबारा से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरिडॉक्सन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक साइक्लिक पाथवे चलता जाता है, और हम देख सकते हैं कि साइक्लिक पाथवे के नतीजे में ATP बनती है। और ये कब हो रहा है? जब प्लांट सेल के पास ATP की कमी है। ये कब तक साइक्लिक पाथवे चलता जाता है? जब तक ATP की कमी पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही ATP की कमी पूरी हो जाती है, ये साइक्लिक फास्फोरिलेशन शट ऑफ हो जाती है, दोबारा से नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन शुरू हो जाती है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन से दोबारा NADP रिडक्टेज की तरफ आ जाता है। ये इसकी थ्योरी है, इसको एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा,
नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी इनका कंपैरिजन करें तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स आर नो रीयूज्ड, यानी नॉन साइक्लिक है ना, इलेक्ट्रॉन गुजर गया तो दोबारा नहीं आता। साइक्लिक में रीयूज होता है, इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक मैनर में गुजर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल किया जाता है, पानी की स्प्लिटिंग से। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। ये लॉन्ग पाथवे है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, और ये तब होता है जब एटीपी की कमी हो और NADPH ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट जनरेट बोथ ATP एंड NADPH, यानी इसमें दोनों बनते हैं, जबकि इस साइकिल में सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। यहाँ पे पानी की स्प्लिटिंग यानी हाइड्रोलिसिस होती है, जबकि यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP, यानी आखिर पे इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, NADP रिडक्टेज, जबकि यहाँ पे आखिर में इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, फोटोसिस्टम 1 के पास, यानी P700 के पास। इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। नेक्स्ट इस MCQ को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द कन्वर्जन ऑफ नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन टू साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नॉन साइक्लिक की साइक्लिक फास्फोरिलेशन में कन्वर्जन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। पहला ऑप्शन देखें, लो ATP प्रोडक्शन, ये फैक्टर तो कंट्रीब्यूट करता है, यानी ATP कम होने की वजह से ही नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फास्फोरिलेशन की कन्वर्जन होती है। दूसरा ऑप्शन है जी फास्ट रेट ऑफ कैल्वन साइकिल। अब देखें कैल्वन साइकिल का कोई ताल्लुक नहीं है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की कन्वर्जन से। तीसरा ऑप्शन है जी प्रोसेस यूज ATP, दूसरे प्रोसेस ATP को इस्तेमाल करते हैं, ATP लेवल लो होता है, तो ये भी कन्वर्जन की वजह बनती है। डी ऑप्शन है जी हाई लेवल ऑफ NADPH देन ATP, तो ये भी वजह बनती है कि NADPH की निस्बत ATP का कम होना और NADPH का ज़्यादा होना, तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन होगा B कि फास्ट रेट ऑफ कैल्वन। कैल्वन साइकिल इसकी वजह नहीं होती, बाकी तीन इसकी वजह हो सकती है।